एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम राजपुर था। उसी गांव में राजू अपने माता पिता और अपनी दादी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का नाम कानू और माता का नाम सीता था। परिवार बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहा था, लेकिन फिर भी घर में प्यार की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन राजू ने मासूमियत से अपने पिता से कुछ ऐसा कह दिया जिसने कानू के दिल को अंदर तक हिला दिया। पिताजी, मेरे लिए एक अच्छी साइकिल खरीद दो ना। सबके पास साइकिल है, अलावा मेरे को छोड़कर। प्लीज पापा, प्लीज। ये बात सुनकर कानू का होश उड़ जाता है। वो कुछ देर तक चुप खड़ा रहता है, जैसे शब्द ही खो गए हों। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ झलक रही थी। हाँ बेटा, जरूर खरीद दूंगा। कुछ दिन और बेटा, जैसे ही पैसे आएगा तेरे लिए अच्छी कपड़े, अच्छी साइकिल खरीद दूंगा। ठीक है बेटा? एजी सुनो ना, राजू की बात को बुरा मत मानना। ये तो अभी बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता है। नहीं सीता, राजू ठीक कह रहा है। क्या मैं अपने बेटे के लिए इतनी भी नहीं कर सकता? क्या मैं सभी पिता से इतना नीच पिता? ये नहीं हो सकता सीता। मैं कुछ भी करके अपने बेटा के लिए जरूर साइकिल खरीद दूंगा। इतना कहकर कानू घर से निकल जाता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, बिल्कुल किसी भिखारी जैसे, और उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का भारी बोझ था। वो जाकर एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, कैसे किया करूं कि अपनी परिवार की जिंदगी चल जाए। एक और अपनी बेटा की इच्छा, क्या मेरे परिवार की जिंदगी ऐसे गरीबी में कटेगा? क्या मैं एक अच्छी पिता बन भी पाऊंगा या नहीं? हे भगवान, मेरा ये कैसे तू परीक्षा ले रहा है, ताकि मैं अपनी बेटे की एक छोटा सा इच्छा भी पूरा नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी परिवार की एक बोझ हूं? नहीं, मुझे कुछ भी करके इस गरीबी से दूर होना ही पड़ेगा। पर मैं करूं तो करूं क्या? है, एक काम करता हूं। फिर वो गांव के मुखिया के पास जाता है और उम्मीद भरी नजरों से अपनी बात कहता है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते कानू, कैसे आना हुआ बोलो। क्या बोलूं मुखिया जी, कुछ पैसे चाहिए थे। क्या तेरे को पैसा चाहिए तो ये ले, लेकिन एक बात मत भूलना कानू, 1 महीने की समय है तेरे पास, वरना तू जनता है ना मुखिया। क्या चीज है अपनी, वादा मत भूलना, नहीं तो अपने जमीन के साथ अपने घर और बीवी बच्चे को भी खो देगा तू। उसके बाद कानू किया कर सकता था। ये बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कानू ने बिना कुछ कहे अपने बेटे राजू का हाथ थाम लिया। सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह तेज भी नहीं हुई थी, लेकिन राजू की पिता के दिल पर चिंता की धूप बहुत पहले ही चढ़ चुकी थी। राजू मासूम आंखों से अपने पिता को देख रहा था। उसे समझ नहीं आता था कि खेल की उम्र में ये काम क्यों, पर वो चुप था, क्योंकि उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों में एक गहरा दर्द देख लिया था। दोनों धीरे धीरे खेत की ओर बढ़े। रास्ते में सूखी मिट्टी उनके पैरों से चिपक रही थी, जैसे उनकी गरीबी का बोझ हर कदम पर उन्हें रोकना चाहता हो। खेत पर पहुंचकर कानू ने मिट्टी को हाथ में उठाया, उसे सहलाया जैसे कोई अपने बच्चे को सहलाता है। उसकी आंखों में हल्की खुशी आप आ गई। यही तो है हमारा सहारा, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने राजू को पास बुलाया। बेटा, ये बीज ऐसे लगाते हैं। राजू छोटे छोटे हाथों से मिट्टी में गड्ढा करता और बीज डाल देता। हर बीज के साथ जैसे वो अपनी एक छोटी सी इच्छा भी दबा देता। एक साइकिल की इच्छा, एक अच्छे बचपन की इच्छा। कानू दूर से उसे देख रहा था, उसका दिल टूट रहा था। जिस बच्चे के हाथ में खिलौने होने चाहिए, उसके हाथ में आज भरी कोदाल कौड़ी है। धीरे धीरे दोनों मिलकर पूरे खेत में बीज बोने लगे। मिट्टी में पसीना गिर रहा था और पसीने के साथ उनके सपने भी रंग ला रहा था। कानू ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी कर देना, मेरे बेटे की मुस्कान वापस लौटा देना। राजू ने ये बात सुनी और आंखों में आंसू आ गए। वो बस चुपचाप अपने पिता के साथ काम करता रहा, क्योंकि उसने समझ लिया था गरीबी में शब्द नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और हाथ चलना चाहिए। और उस दिन उस छोटे से खेत में सिर्फ बीज नहीं बोए गए,
वहाँ एक बाप खुशी का बुनियाद और एक बेटा का सपना बुना गया था। चलो बेटा, काम खत्म हो गई। अब घर जाके थोड़ा आराम करते हैं, सुबह आकर देखेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रात को तेज बारिश हो जाती है, इतनी तेज कि सारी मेहनत पानी में बह जाती है। अरे बाप रे, इतनी बारिश अचानक कैसे हो गई? ऐसे में तो मुझे... अरे नहीं भाई, जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद कानू खेत के ओर जाता है और पहुंचते ही देखता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं मुखिया को क्या जवाब दूंगा? मेरे तो सब कुछ लुट गया। हे भगवान, तू मेरे साथ और कितना खेल खेलेगा? अगली सुबह कानू फिर से मुखिया के पास जाता है, शायद इस बार कोई मदद मिल जाए। अरे कानू, किया हुआ? अब ये मत कहना कि बारिश के कारण मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए। मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं, माफ कर दीजिए। बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो गया। किया तेरे सारी फसल बर्बाद हो गए, वो ये सब में कुछ नहीं जानता। तेरे वादे का किया, तेरे वादे के मुताबिक मुझे तेरे जमीन की और तेरे घर की कागजात दे दे। ऐसे मत करो मुखिया जी। यदि आप हमारे जमीन और घर ले जाएंगे तो हम कहां पे रहेंगे? और मेरा बेटा पत्नी का क्या होगा? ये सब बकवास सुनने की मेरी आदत नहीं है। तू अपना कागज देकर जाता है कि पूरा गांव के सामने तुझे और तेरे परिवार को जलील होते देखना चाहता है। किया, तू सुन रहा है ना कानू? नहीं मुखिया जी, ऐसे मत करो। ये लीजिए मेरे घर और जमीन के कागजात। उसके बाद कानू रास्ते में आ जाता है। उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे पता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कानू मन ही मान कुछ कहता रहता था। है भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तेरी कैसी लीला है? और तू कितना परीक्षा लेगा? एजी, क्या हुआ? अब कुछ कुछ नहीं सीता, अब हमें इस घर और इस गांव को छोड़ के जाना होगा। अब इस गांव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुखिया जी ने मेरी बात को नहीं सुने और घर और जमीन के कागजात ले गए। अब ये क्या बोल रहे हैं? छोटा सा बच्चा और माँ को लेकर अब कहाँ जाएंगे? मजबूरी में वो अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे दूर एक चमकती हुई गुफा दिखाई देती है। ये गुफा के पास चमकता हुआ चीज क्या है? पता नहीं क्या है। तुम सब यहीं पे रहना, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। कानू उस गुफा के पास जाता है। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। ये क्या? मैं एक महल के अंदर कैसे? रुक जाओ, वही के वही रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम और इस राजमहल के द्वार तक आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी ये वेशभूषा, ये चाल ढाल साफ बता रही है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम, वरना अभी यही तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। अरे ये तो कोई बहरूपिया लगता है। सेनापति जी, सेनापति जी, जरा इधर आइए और देखिए ये कौन अजीब शख्स महल के अंदर। अरे भाई, तुम कौन हो? देखने में तो कोई भिखारी लग रहे हो। ये बातें सब छोड़ो, तुम बताओ कि इतने बड़े महल में तुम जैसे भिखारी कहां से आए हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? मैं कोई भिखारी नहीं, मैं एक किसान हूं और मेरा नाम कानू है। लेकिन पता नहीं मैं कैसे यहां पे पहुंच गया। सेनापति जी, मुझे तो ये आदमी कुछ संदिग्ध लग रहा है। इसके इरादे ठीक नहीं लगते। आदेश दीजिए, क्या इसे यहीं गिरफ्तार कर लिया जाए या पहले इसकी सच्चाई उगलवाई जाए? हाँ ठीक है, ये बात सब छोड़ो और हमारे साथ आओ। तुम्हारा कोई खैर नहीं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ये कौन है? प्रणाम महाराज, ये कानू है। हमें ये अचानक महल के गेट के अंदर मिला तो हम इसे यहाँ पे ले आए। प्रणाम महाराज। वो तुम कानू हो, लेकिन कानू तुम्हारा चेहरा घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही आपकी आज्ञा हो तो मैं जाता हूं महाराज। रुक जाओ कानू, तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े संकट में हो। तुम हमारे और से कुछ भेंट लेकर जाओ। नहीं महाराज, मैं ये सब लेकर मैं क्या करूंगा? देखो कानू, मैं जनता हूं
तुम एक अच्छे लोग हो, देखने में कितने भोले हो, साहसी हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेहनत की कमाई खाते हो। लेकिन कानू, जो भी हमारे महल को आता है वो मनुष्य कभी भी खाली हाथ नहीं गया है। तो ये सोच लो कि ये तुम्हारे ही मेहनत के फल है, और हमारे ओर से ये भेंट स्वीकार करो। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं ये भेंट स्वीकार करता हूँ। कुछ देर बाद वो फिर से गुफा के बाहर आ जाता है। इतने समय आप कहाँ थे? पता है मैं कितना घबराई हुई थी। और ये क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? हाँ सीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद सीता कानू के हाथ में इतने सारे सोने देखकर घबरा जाता है और सवाल करता है कि इतना सारा सोना कहाँ से लाए जी? अरे बेटा, इतने सारे सोना तूने कहाँ से पाया? चलो सीता, मैं घर जाकर तुम्हें सारी बातें बोलती हूँ। फिर वो अपने परिवार के साथ घर लौट आता है। अरे वाह, कितने दयालु राजा थे। अरे नहीं, मैं तो उनको जल्दी में शुक्रिया भी कहने को भूल गया। कोई बात नहीं, कल जाकर फिर से भेंट करूंगा। घर पहुंचते ही वो फिर मुखिया के पास जाता है। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। नमस्ते मुखिया जी, आप कैसे हैं? अरे कानू, किया हुआ? तुम फिर से आ गया? किया? हाँ, आप ठीक सुने हैं। मैं अपनी घर और जमीन की कागजात लेने के लिए आया हूँ। ये बातें सुनकर तो मुखिया की होश उड़ जाता है और सोचने लगता है। अरे किया कानू, तुम बन अच्छी मजाक कर लेते हो। अरे ये गरीब के पास इतने सारे सोने कहाँ से आया? ये लीजिए मुखिया जी, आपकी अमानत और मेरे कागजात मुझे दे दीजिए। कुछ देर के लिए तो मुखिया भी घबरा जाता है, लेकिन इतने सारे सोने देखकर मना नहीं कर पाता और कानू की कागजात उसे दे देता है और कानू वहां से चला जाता है। उसके बाद कानू एक बड़ी बिल्डिंग बनाता है उसी गांव में। उसके बाद कानू को देखकर सभी लोग सामान देने लगते हैं। क्या ये वही है? मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूं और मेरा मन मानने को तैयार भी नहीं है। खैर, जो भी हो, लगता है कि अब ये मुखिया से भी बड़ा आदमी बन गया है। अब तो मुखिया का चेहरा देखने लायक होगा। हाँ भाई, जो घमंडी था और जिसने इसका घर और जमीन हड़प ली थी। लेकिन क्या अब ये भी बदल चुका है? क्या ये भी मुखिया जैसा घमंडी आदमी बन गया है? देखना लायक होगा अभी। खैर, जो भी हो, अब तो बात करके ही पता चलेगा। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उसे सम्मान देने लगते हैं। अगले दिन वही लोग उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, जैसे कोई इंसान भगवान से मिलने के लिए तरसता है। किसी तरह वे कानू से मिलने पहुंच जाते हैं। अरे मिस्टर कानू, सुन रहे हो भाई? हम ये बात कह रहे थे कि तुम इतना अमीर कैसे बन गए? क्या बोलूं भाई, सब भगवान की लेन देन है। कहते हैं ना, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुम फल पाओगे। अच्छा, मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया है। ठीक है भाई। सीता, ये लो, मैं कुछ चीजें बाजार से लाई हूं। ठीक है जी, आ रही हूँ। वाह कानू, ये सब चीजें खाकर तो मेरा बेटा बहुत खुश होगा। उसको आप जैसे पिता और माँ मिले। हाँ सीता, राजू के चेहरे पे मुस्कुराहट देखे कई साल हो गए। तो हाँ सीता, मैं तो एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे आने से पहले खाना बना के रेडी रखना सीता। हाँ जी ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि कहाँ जा रहे हो? अरे कानू सुनो, मैं आया हूँ, उसी राज्य का सेनापति। जरा बाहर तो आओ। अरे आप, मैं अभी आपके महल की ओर जाने ही वाला था। कानू ध्यान से सुनो, मैं उसी राज्य का सेनापति हूँ। आज मैं यहाँ कोई साधारण संदेश लेकर नहीं आया हूँ। राजा ने खुद तुम्हें याद किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि तुम तुरंत दरबार में हाजिर हो, और राजा कहते थे तुमसे कोई बड़ी बात कहना है। फिर कानू और सेनापति साथ में महल की ओर जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। कैसे हो कानू? तुम्हारी हालत काफी अच्छी लग रहा है। प्रणाम महाराज, ये सब तो आपकी कृपा से संभव हो पाई है। नहीं कानू, ये तो तुम्हारा मेहनत का फल था। हाँ महाराज, आपकी बात तो सही है, लेकिन महाराज, जो आपने हमारे परिवार के लिए किया
उसके लिए दिल से आपकी शुक्रिया। ये तो हमारा सभी राजा की कर्तव्य है कानू, प्रजा का दुख सुख में सहायता करना। वो बात सब तो ठीक है कानू, लेकिन मैं तुम्हें एक कार्य से बुलाया था। किया मेरे से कोई कार्य? ये तो मेरा सौभाग्य होगा महाराज। आपके लिए मैं कोई काम कर सकता हूँ तो कानू, मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। ये बात सुनते ही कानू के जैसे जमीन से पैर खिसक जाता है। क्या क्या महाराज, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे जैसे गरीब को इतना बड़ा कार्य? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। देखो कानू, मैं इसलिए कह रहा कि अभी मेरे पास कोई समय नहीं है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो कि मेरा ये राजपद को संभाल सके। क्योंकि पता है, मुझे तुम्हारे अलावा ये कार्य को कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम बुरे हालत में भी दिमाग से कम लेते हो। ठीक है महाराज, जबकि मेरे ऊपर आपकी विश्वास है तो मैं ये कार्य को जरूर पूरा करूंगा। तो सुनो कानू, आप, तुम्हारा परिवार को कल यहाँ पे लेकर आना। ठीक है महाराज, मैं कल मेरे परिवार को लेकर जरूर आऊंगा। अगले दिन कानू अपने परिवार को लेकर राजमहल की ओर रवाना होता है। उनके पीछे पीछे मुखिया भी चला आता है। जैसे ही सब महल पहुंचते हैं, राजा भी ये देखकर हैरान रह जाता है। ये तो वही मुखिया है ना, जो तुम्हारा घर और जमीन की कागजात ले गया था? हाँ महाराज, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। सिपाही, इसे बंदी बना लो। रुक जाइए महाराज, ऐसे मत करिए। आप इसे ऐसे कर दिया तो हमारे गांव को कौन देखेगा? इसे एक बार सुधारने की एक मौका तो दो। हाँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसे कार्य से लज्जित हूं, जबकि मैं कानू की परिवार को बहुत पीड़ा देने के बाद भी इसके के दिल में मेरे लिए कोई भी अहंकार नहीं है, बल्कि मेरे लिए इसके फिल में प्यार है। सच में कानू, तुम दिल से दयालु और दिमाग से बुद्धिमान हो। इसलिए मैं आज से कानू को इस राज्य का राजा घोषित करता हूं। और फिर वक्त ऐसा पलटता है कि वही गरीब किसान कानू उस राज्य का राजा बन जाता है। अब उसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। मुझे माफ कर देना कानू, मैं सच में मेरे ऐसे कार्य के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ठीक है, आप में इस राज्य की राजा बन चुका हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारी गांव की ठीक से लोगों से पेश आना होगा। क्या तुम ये कार्य तो कर पाओगे ना मुखिया? हाँ महाराज, जरूर। मैं अभी से अच्छी कार्य करूंगा और आपकी जैसे दयालु और साहसी बनूंगा और गरीबों का मदद करूंगा, अच्छी कार्य करूंगा। और मेरे लिए तो ये गर्व की बात होगी कि हम तेरे लिए यहाँ पे घोड़े, हाथी, हिरन, जो चाहे वो तू खेल सकता है और जो चाहे वो तू खा सकता है। शुक्रिया पापा, आप मेरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। लेकिन पापा, क्या आप इस राज्य की राजा बन चुके हैं? तो मैं इस राज्य की मैं प्रिंस और माँ रानी बन चुके हैं। जरूर बेटा। ये पापा, मैं अभी अपनी मनपसंद खाना खा पाऊंगा। ऐसे कानू अपने बेटे की चेहरे पर खुशी और अपनी बीवी की आंखों में खुशी की आंसू देखकर कानू को लगता है कि वो अभी एक अच्छी पिता बन गया है। उसके बाद तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहता है। उधार मुखिया सच्चे दिल से गांव की मदद करता है, सच्चे दिल से। ये सब राजा कानू देख के बहुत खुशी होता है और कानू को अभी लगता है सब कुछ सही चल रहा है। जैसे कि एक शायरी है, खुद फटे कपड़ों में रहते हैं पर हमें हमेशा सजा देते हैं। वो पिता ही होते हैं जो बिना कहे अपनी हर खुशी हम पर लुटा देते हैं।